10 मई को पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और साथ साथ चीन, खलीजी ममालिक और एक दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और एक बार फिर हालात ऐसे आए कि कश्मीर का जो इशू है वो दुनिया के सामने इस वक्त आ चुका है। लेकिन ख़तरा अभी भी मौजूद है कि भारत एक बार फिर एग्रेशन की तरफ आएगा, क्योंकि भारत की जो पूरी पॉलिटिक्स है भारतीय मौजूदा हुकूमत की वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर ही खड़ी दिखाई देती है। माहिरीन और तज्जियाकार इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, आज शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा इस पूरे मामले का अगर एरियल एक व्यू लिया जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? रहीम, इमरान साहब, इस खित्ते में 1.7 बिलियन इंसान बसते हैं और वो तकरीबन 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी हैं। और मैंने इस आर्टिकल में ये कहा है कि 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी को एक आदमी की सियासी या ज़हनी, मैं पसमानदगी ही कहूँगा, की बुनियाद पर ख़तरे में डाला नहीं जा सकता। और इन तकरीबन पिछले 1.5 महीने में इसको ख़तरे की बिल्कुल आखिर तक ले जाया गया था। तो दुनिया को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक ज़ात जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उस ज़ात की ज़हनी और उसकी जो सियासी पसमानदगी है या उसकी एहसास कमतरी है, जिसने 1.7 अरब लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया और डाल दिया है। तो ये हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि हम इस रास्ते से किस तरह बाहर निकलेंगे। मैं दोबारा बड़ी साफ बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी और मुसलमान होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और किसी भी इंसान की जान का ज़िया मुझे काबिल कबूल नहीं है। ठीक, अच्छा, हम हैं 25 करोड़ और इंडिया है 1 अरब और 35-40 करोड़ की। तो जो आपने इंसानी बुनियाद की बात की और 1.7 बिलियन इंसानों का जो एक मुस्तकबिल दाव पे लगा, तो ये मेरे ख्याल से तहरीक फिर ज़्यादा भारी जिम्मेदारी इंडियन मुआशरे की नहीं है कि वो जो लीडर है उनका उसको उतारें, उसको सबक सिखाएं या कम से कम उसको उस रास्ते से हटाएं जिस जगह पर वो चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान का एक इमेज, एक छवि भी उसने खाक में मिला दी है। देखिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी, मगर अगर आप उसको रियलाइज और ज़रा उसको थोड़ा सा और उसकी डीपली जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पिछले इलेक्शन में जो इंडिया में हुए थे तो मोदी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी और वो अब सब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है। और माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट उसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ओवरकम करने के लिए उसने ये खेल खेला था कि वो हिंदुत्व की बुनियाद पर और वोट ले सके। और मैं समझता हूँ कि आपने सही कहा कि हिंदुस्तान की जो समझदार लोग हैं वो ख़ास तौर पे जो उनकी कोलिशन पार्टनर है वो उनसे अलग होकर इस गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए। उनको ये हिंदुस्तान की सियासत का अब मुंतकी नतीजा होना चाहिए। लेकिन एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव हमेशा प्रिवेल किया वहां के इलेक्शंस के अंदर। और फिर दूसरा, सर, मैं देखिए इमरान साहब जी, मैं इंडियन माशरे और मोदी को दो अलग अलग चीज़ें समझता हूँ। दोनों अलग अलग हैं। मैंने कहा ना आपको कि इंडिया की मेजॉरिटी ने मोदी को रिजेक्ट किया है। मानते हैं या नहीं मानते आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात जो आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर में मोदी की पार्टी को बुरी तरह इलेक्शन हरा कर आई है। तो हम कश्मीरियों के मैंडेट को तो की बात ही नहीं कर रहे। और हम उधर की हम ये कहें कि कश्मीर का मैंडेट मोदी तो अपने साथ हाथ से खुद हार गया है ना। आप लोग 2024 के जो इलेक्शन थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको आप गौर नहीं करते कि उसमें क्या हुआ है। उसमें मोदी की पार्टी उमर अब्दुल्ला से बुरी तरह हार गई है। सही।
लेकिन सर उसके बावजूद भी जो आर्टिकल 370 ए की जो आपकी जो एब्रोगेशन हुई थी, अब उस पे मैं आर्टिकल 370 देखें, उमर अब्दुल्ला जो इलेक्शन जीते हैं वो आर्टिकल 370 और 35 ए की रिस्टोरेशन की बुनियाद पर जीते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। तो आपको ये हमें जो लोग आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335 ए की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं इंडिया में, हम उनके साथ एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप और एक ग्लोबल पीस लीडर के हवाले से उनकी जो छवि इस वक्त सामने आ रही है, इमेज सामने आ रही है, और कश्मीर के इशू के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि भारत जो है वो थर्ड पार्टी मीडिएशन को किसी सूरत कबूल नहीं करता कश्मीर के इशू के ऊपर। तो आपको ये बेल मुंडेर चढ़े लगती है, वो जो उर्दू के एक मुहावरा है शकील उर्दू का, आपको लगता है कि आगे इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी और जो है इंडिया में इस तरह का रास्ता निकलेगा? देखिए, इसके दो परसेप्शन हैं। एक परसेप्शन ये है कि एक्चुअली जब इंडिया एक जंग हार रहा था, तो अमेरिका ने उसको बेल आउट दिया है। इसको आप इस तरह भी सोचे ना। चले, मैं किसी भी हाल में जंग के को अच्छा या बुरा नहीं समझता, ठीक है, अच्छा नहीं समझता। आपको अब इस इंडस वाटर ट्रीटी का फेट क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक बड़ी सेंसिबल आवाज आप इस वक्त बता रहे हैं कि वहां से आई, लेकिन फिर भी जो इंडस वाटर के ऊपर भारतीय आबी जारियत है, जो वाटर एग्रेशन जो है वो जारी है, और बहुत से ऐसे कुछ मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम भी वहां पर हो रहा है, तो इसका फेट क्या है आप देख रहे हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी का? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही बार बार कह रहा हूँ ना, मैं बार बार इमरान साहब, मैं पाकिस्तानियों को यही तो कहता हूँ ना कि ठीक है, हमने जंग जीत ली, हमने खुशियां मना रहे हैं, हम अच्छी बात है। हाल ये है कि बुनियादी मसले को अगर खोला गया इंडस वाटर ट्रीटी को, तो क्या हम एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ जा रहे हैं? ये मसला है ना। देखिए, बात को समझने की कोशिश करें। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया रिवोक करता है, तो क्या हम एक फुल फ्लैज इंडिया के साथ जंग करेंगे पानी के इशू के ऊपर, जो कि मुमकिन नहीं है दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान में। लेकिन तो सर, ये हम तो कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, हमारी गवर्नमेंट कहती है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर पानी के ऊपर जो है वो। यार, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप जज्बाती बातें कर रहे हैं। एक्ट ऑफ वॉर होगा, पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर हेड्स हैं और इंडिया के पास 160 है, पाकिस्तान के 5 ज्यादा हैं, ठीक है। मगर मैं पागल इंसान हूंगा, चाहे मैं इंडियन हूं या पाकिस्तानी हूं, पागल होऊंगा अगर मैं न्यूक्लियर की बातें करूंगा। तो सर, हर कोई पागल होगा, जो कोई भी बात करेगा ये न्यूक्लियर नहीं, मतलब ये तो देखिए ना इमरान साहब, मैंने पहले भी कहा, मैं पागल होऊंगा, मैं पागल खाने में दाखिल करना चाहिए जिस आदमी ने न्यूक्लियर की बात की है और करेगा। ठीक, ये तो इंसानियत की बात करे ना, न्यूक्लियर की बात तो सोचने वाली बात नहीं है ना सर। ये तो मतलब कोई भी सेंसिबल आदमी, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम उनको मारते हैं या वो हमें मारते हैं, तो इंसानियत तबाह हो जाएगी। ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं हम किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, आप भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम देख लेंगे एक दूसरे को। नहीं सर, लेकिन एक डेटरेंट भी तो होगी, मतलब वो आए हमें मारे चले जाएं। इमरान साहब मेरी बात सुने, ये बड़ी अच्छी लगती है बातें टेबल पे करने में, टेलीफोन के टीवी प्रोग्रामों में करने में, डेटरेंट करने में, मगर ये सब बातें इसको आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जिस वक्त हिरोशिमा में बम गिराया गया था, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 4000 फ़ारेनहाइट थी। तो 4000 फ़ारेनहाइट में इंसान एकदम मट्टी हो गया था। अब जो वार हेड है वो 12000 के हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक सर, वे फॉरवर्ड क्या है फिर आप बताइए। विल पावर बिल्कुल सीधा है, मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, मुझे बिल्कुल मेरे जहन में बिल्कुल साफ है। इंडिया की गवर्नमेंट गिरेगी, मोदी खत्म होगा, उमर अब्दुल्ला की 370A रिवाइव होगा और ये किस्सा सेटल हो जाएगा। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये भी आप रियलाइज करें इमरान साहब कि आप अमेरिका के साथ आप IMF प्रोग्राम में बैठे हैं, आपके अमेरिकन सपोर्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप चाइना के साथ
एक हद तक जा सकते हैं। आपने बड़ी बात की है, हमारे यूएई और सऊदी अरब ने हमारी सपोर्ट की। हम एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़े हैं, हमें उस पोजीशन को रियलाइज़ करना चाहिए। हमने 75 सालों में जज्बात के साथ अगर मुल्क को चलाया है तो उसका नतीजा भी भुगता है। अब हम इन जज्बात को मज़ीद तरक्की नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि इस वक्त ये जो बात की जाती है आपके न्यूक्लियर वॉर के हवाले से, वो किसी के लिए भी बिल्कुल बजाय। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा एक अलमिया होगा, मसला होगा।